कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से नमस्कार। झुमकी बहन का भी जोहार। तो झुमकी बहन, अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। तो आइए किसान भाइयों, देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान उठा सकते हैं आत्मा संचालित प्रक्षेत्र दिवस एवं किसान गोष्ठी कार्यक्रम से लाभ। सेम फसल को लाही कीट से बचाने के लिए करें रोगोर दवा का उपयोग। अगेती खीरा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण अगेती। अब समाचार विस्तार से। किसानों को खेती में रोग व्याधि, कीट और मौसम संबंधित कई समस्याएं आती हैं, जिसका समय पर समाधान होना बहुत जरूरी है, वरना किसानों के उपज में भारी क्षति होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण प्रबंधन यानी आत्मा द्वारा प्रक्षेत्र दिवस एवं किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसानों के प्रश्नों का वैज्ञानिकों और प्रसार कर्मियों द्वारा समाधान प्रस्तुत किया जाता है। राज्य के किसान इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। जो किसान रासायनिक कीटनाशी दवाइयों का उपयोग न करके जैविक कीटनाशी का व्यवहार करना चाहते हैं, वो नीम की पत्तियों से घर में ही कीटनाशी बना सकते हैं। इसके लिए नीम की पत्तियों से एक बाल्टी को भरें, फिर उसमें पानी भरकर 4 दिनों तक छोड़ दें। 5वें दिन पत्तियों को अच्छी तरह से मिलाकर छान लें। छानने के बाद घोल में 1 ग्राम सर्फ या कपड़ा धोने वाला साबुन प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे पिल्लू, फ्रिंग, भनगा और दीमक जैसे कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाई, आप अगर सेम लगाए हुए हैं तो फूल लगने समय माहो या लाही कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इस समय बचाव के लिए रोगोर या एक तारा दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। सेम की गिनती सब्जी फसलों में भी होती है और दलहनी फसल के रूप में भी। सेम में जब फूल लगने का वक्त आता है, तब रस चूसने वाले कीड़े, माहो और लाही लगने का खतरा बढ़ जाता है। सेम फसल में इन कीटों के नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। इस तरह के यदि आपके जो है खेत में जो है माहो या लाही लगी हुई है, तो इस कीट को नियंत्रित करने के लिए एक सबसे आसानी से उपलब्ध दवा है रोगोर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डाइमेथोएट। 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। यह दवा उपलब्ध नहीं है तो आप एक तारा ले लीजिए। एक तारा सभी तरह के जो चूसक कीट होते हैं उनके लिए जो है प्रभावी होता है। उसको भी जो है 1 ग्राम 1.5 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो बीमारी को आप और कीट को आप नियंत्रित कर सकते हैं। जो किसान खीरा की आगाद खेती करना चाहते हैं, वो दिसंबर से जनवरी तक एक फसल लगा दें। अगेती खीरा के बेहतर उपज लेने के लिए स्वर्ण अगेती, जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा या पूना खीरा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। खीरा की आगाद खेती के लिए 4 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं और पौधों के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए खीरा के उन्नत प्रभेदों में जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा, पूना खीरा या स्वर्ण अगेती लगा सकते हैं। इनकी उपज क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। राज्य में जिन किसानों के खेत की मिट्टी ऊसर है, वो इसमें सुधार के लिए 5 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। टेलीस्कोपिक प्रूनर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसान आम, लीची जैसे वृक्षों की ऊपरी टहनियों को काटने छाटने का काम कर सकते हैं। इस उपकरण में लंबाई बढ़ाने की भी सुविधा है। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। किसान भाई, मिर्च फसल में लाही, सफेद मक्खी और पत्तियों से रस चूसने वाले कीट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवाइयों से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 4400 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1800 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7100 रुपए, दाल मसूर 6300 रुपए से 6800 रुपए, दाल चना 3500 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1500 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है किसान भाइयों एक छोटे से विराम का। तो इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। तो गंजू भाई, हाँ, क्या तो ख्याल है? ख्याल तो नेक ही है और किसान भाई इंतज़ार कर रहे हैं जानकारी का। तो चलिए जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं। और किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं गोभी वर्गीय फसलों की खेती के बारे में। यदि आप गोभी वर्गीय फसल यानी सब्जी उगा रहे हैं और अगर उसमें किसी तरह के रोग न लगे या अगर रोग लग गया है तो उसका कैसे हम प्रबंधन करें और रोग से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं ताकि आपका उत्पादन आपको अधिक से अधिक मिल सके, आपको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके, इसके लिए हम जानकारी लेकर के आए हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार जी। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे गोभी फसल के बारे में। गोभी फसल में कौन कौन से रोग होते हैं और उसका नियंत्रण कैसे करें, जिसकी विशेष जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील झा सुमन सर। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गोभी वर्गीय फसल में कौन कौन से मुख्य रोग हैं जो लगते हैं। हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ जो झारखंड प्रदेश में फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में जो मुख्य रोग लगते हैं उसमें से पहला है मृदोरोमिल आसिता रोग, दूसरा है पत्रलांछन रोग या अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट रोग, तीसरा है ये व्हिपटेल रोग या
उसको कहते हैं जो पत्र का सड़न रोग, उसके बाद जो है बोरन डिफिशियंसी। ये 3-4 तरह के रोग जो हैं वो फूलगोभी, वर्गीय पत्ता गोभी में ये रोग झारखंड प्रदेश में लगते हैं। सर आपने बताया मृदोरोमिल आसिता रोग के बारे में, तो सर इसका लक्षण क्या है और इसका नियंत्रण हमारे किसान भाई किस प्रकार करें? जो मृदोरोमिल आसिता रोग का मुख्य लक्षण है, जो पत्तियों की निचली सतह पर और तनों पर छोटे छोटे भूरे से हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और पत्तों पर के धब्बों के नीचे बीच में रुईनुमा मृदोमिल तरह के वृद्धि भी देखी जा सकती है। यही इस रोग के पहचानने का मुख्य लक्षण है। किसान भाई जानना चाहेंगे कि अगर ये रोग हो जाता है तो इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें? हाँ, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, जो इस रोग का नियंत्रण के लिए सबसे पहले हम लोगों का जो है वो प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिए। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करके छोड़ देनी चाहिए और बीजोपचार करके बीज को लगाना चाहिए खेत में। बीजोपचार करने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या थीरम प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करके बीज को खेत में लगाएं तो यह रोग नहीं लगता है। उसके बाद मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूं, जो खड़ी फसल में जब यह रोग नज़र आए तो खड़ी फसल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसका बाजारू नाम ब्लाइटॉक्स 50 है, वो 2.5 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर में 1000 लीटर पानी में घोरकर छिड़काव करना चाहिए। इसका मतलब है जो 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जो 7 से 8 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार आवश्यकतानुसार छिड़काव करने से इस रोग का रोकथाम हो जाता है। एक दवा आती है दूसरी मैंकोजेब 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव आवश्यकतानुसार करें। दूसरा रोग आपने बताया सर पत्र लांछना, अगर ये रोग अगर उनके फसलों में लग जाता है गोभी में तो हमारे किसान भाई को क्या करना चाहिए? वो लक्षण कैसे जानेंगे कि ये रोग उनके फसल में लग गया है? जी हाँ, अल्टरनेरिया पत्र लांछन रोग, जिसको अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट भी कहते हैं, इस रोग का मुख्य लक्षण है जो पत्तियों पर और तनों पर तथा डंठलों पर जो छोटे छोटे काले से भूरे रंग के धब्बे नज़र आते हैं और ये धब्बे आपस में निचली सतह पर पाए जाते हैं और धीरे धीरे ऊपरी सतह पर में नारंगी या पीले रंग के धब्बे भी नज़र आने लगते हैं। ये अल्टरनेरिया पत्र लांछन रोग का मुख्य लक्षण है। तो डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई इसका नियंत्रण किस तरह से करें? हाँ, इसके नियंत्रण के लिए हमको बीजोपचार करके खेत में बीज को लगाना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या थीरम प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करके बीज को लगाना चाहिए। जब खड़ी फसल में ये रोग नज़र आता है तो मैंकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा आती है जिसका बाजारू नाम ब्लाइटॉक्स 50 है। ये 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल कर के छिड़काव करने से भी इसका कंट्रोल, इसका नियंत्रण हो जाता है। और यदि मिले तो रीडोमिल MZ 0.15% का भी छिड़काव इस रोग के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं किसान भाई। विप्टेल रोग, अगर ये रोग हो जाता है उनके फसलों में तो इसके बारे में उन्हें कैसे पता चलेगा? इस रोग का लक्षण क्या है? गोभी में एक विप्टेल रोग भी बहुत मुख्य है। विप्टेल रोग में होता है क्या, इसका मुख्य लक्षण है जो फूलगोभी के
फूल असामान्य रूप में फैलते हैं और पूरा बिखर जाते हैं और बढ़िया से उसका सेटिंग नहीं हो पाता है। इसको व्हिप्टियल रोग कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मैं किसान भाइयों को बताऊंगा जो ये एक पोषक तत्व जो मोलिब्डेनम होता है उसकी कमी के कारण ये रोग लगता है। ये व्हिप्टियल रोग का नियंत्रण करने के लिए मैं किसान भाइयों को बताऊंगा जो मोलिब्डेनम 0.15% का छिड़काव करने से ये व्हिप्टियल रोग का नियंत्रण हो जाता है। 0.15% का मतलब है जो 1.5 ग्राम मोलिब्डेनम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाई, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी तरह से बारीक जानकारी दी। अगर आप इन जानकारियों का पालन करेंगे तो आपके फसल में रोग नहीं लगेंगे और आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी तरह से बताया रोग और उसके निदान के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई, प्रणाम, जोहार। हाँ, तो झुमकी बहन बहुत ही अच्छी जानकारी थी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान भाई गोभी वर्गीय सब्जी की जो खेती कर रहे हैं, अगर जो हमारे विशेषज्ञ महोदय ने बतलाया उस पर अमल करते हैं तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा। और हमें लगता है झुमकी बहन की एक और छोटा सा विराम ले लेना चाहिए और अपने किसान भाइयों को एक संदेश दिखाना चाहिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है। सब एक साथ? हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं। इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कारी दादा। जोहार 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 दादा। जोहार जोहार जोहार। देखिए कि हम लोग तो किसान हैं, तो सब्जी भी उत्पादन करते हैं। सब्जी उपजाते हैं तो देखिए पानी तो उसमें लगेगा, तो पानी तो हम लोग उसमें पटाते हैं। लेकिन देखिए अभी का जो समय है पानी का मात्रा कम मिल पा रहा है। कुआं को गहरा करते जा रहे हैं तो देखते हैं और 2 फीट हर साल गहरा करना पड़ता है, पानी घटता रह जाता है। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जो हम पुराने तरीके से, परंपरागत तरीके से जो हम पानी पटाते हैं उसको कैसे प्रबंधन किया जाए, कैसे जल को बचाया जाए। हाँ, देखिए और झुमकी बहन हम ये भी कहना चाहेंगे ना कि सिंचाई जो है ना वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। जी, जी। और उसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिंचाई का प्रबंधन सही तरीके से कर लिया तो आप समझिए कि तमाम चीज़ें, सिर्फ सब्जी की खेती नहीं, तमाम चीज़ों की खेती आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अच्छा गंद्रू भाई, क्यों ना हम संतोष माली जी से मिलवा दें इनको, ताकि इनकी समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल, और हमारे किसान भाई भी इससे लाभ उठा लें। आप खेती करते हैं लाभ के लिए, लेकिन खेती के साथ साथ जल का प्रबंधन भी आपको आना चाहिए। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं संतोष माली साहब। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जल का प्रबंधन होता क्या है। देखिए, जल प्रबंधन एक ऐसी विधि है, जैसे आप तो करते ही आ रहे हैं जल प्रबंधन। इसमें मुख्यतः 3-4 बातें होती हैं। जैसे पानी को कब देना है सब्जियों में या बाकी जो भी कोई फसल है उसमें, और कितना देना है और कौन सी विधि से देना है। ये 3 बातें जल प्रबंधन में मुख्य है। इसका अगर हम सवाल इन 3 प्रश्नों का दे पाएंगे तो हमारा जो जल प्रबंधन है वो सटीक ठीक तरह से हो जाएगा। जैसे देखेंगे भारतवर्ष में जितना भी पानी आजकल यूज़ होता है उसमें से 90% पानी खेती में हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस 90% पानी का अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज हो जाएगा। इसीलिए जल प्रबंधन एक बहुत आवश्यक बात है आज की। हम आपसे ये जानना चाहें कि जल प्रबंधन जो है वो अच्छा जल प्रबंधन क्या हो, किस तरह से हो। जैसे किसान भाइयों, देखो आप भी पानी दे रहे हैं अभी खेत में, जिसमें क्यारी बनाते हैं, पानी छोड़ दिया, 2-4 घंटे के बाद आके फिर पानी बंद कर दिया। उसमें क्या होता है, पानी पौधे को जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं। उसमें क्या होता है, पौधे की जड़ जहाँ तक है ज़मीन के नीचे, उससे भी नीचे वो पानी चला जाता है, जिसमें बहुत पानी का लॉस होता है। और देखेंगे जो हम खाद वाद डाल रहे हैं, जो कुछ डाल रहे हैं,
दवाई छिड़क रहे हैं वो भी उस पानी में घुल के नीचे चली जाती है और हमारा जो ग्राउंड वाटर है, ज़मीन का भूजल जो है वो दूषित होता है। अगर वही पानी हम अपने बाल बच्चों को पिलाएंगे तो बहुत हानि हो सकती है उसमें, और हमारा जो डॉक्टर का जो खर्चा है वो भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए जो जल प्रबंधन बहुत ये है कि ये हमें बहुत करना ही करना है, क्योंकि पौधों की जो उपज है और क्वालिटी है वो अच्छे जल प्रबंधन पर भी निर्भर करती है। लेकिन अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, जैसे सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां हैं कि जिसमें हम ड्रिप इरिगेशन, जो टपकन सिंचाई जिसको बोलते हैं, वो आजकल आ गई है। मतलब झारखंड में अभी आ गई है, 10 साल से चल रहा है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें ये टपक सिंचाई बहुत सालों से चलती आ रही है, लगभग 30-40 साल से। एक टपक सिंचाई बहुत ही कारगर तरीका है सब्जियों को पानी देने का, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन, जैसे पास आने वाली पौधे होते हैं, जैसे धान है, गेहूँ है या मकई है, उसमें हम फव्वारा सिंचन, जिसको स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं, वो दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, दोनों तकनीक ऐसी है जो पानी को भी बचाएंगी और उपज को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाएगी। और तीसरा है जो पारंपरिक तरीके से हम अपने करते आ रहे हैं, जिसमें क्यारियाँ बनती है, उसमें भी देखेंगे कि क्यारियाँ जो हम बनाते हैं बहुत पास बनाते हैं, जब पानी देते तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ क्यारियाँ है ही नहीं। तो उसको सटीक ढंग से बनाना और ठीक से बनाना, ये भी ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हमने बताए, एक तो टपक सिंचाई है, फव्वारा सिंचन है, या जो क्यारी बना के देते हैं वो ढंग की क्यारी, अच्छे से डिज़ाइन की हुई क्यारी बना के पानी देते हैं। तो ये 3 तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से अगर हम बात करें, मान लीजिए कभी ठंड है या गर्मी है या बरसात है, तो उसमें किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए, हर एक फसल की जो पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी जितना चाहिए, मात्रा जो लगती है वो अलग अलग होती है। जैसे देखेंगे टमाटर, बैंगन थोड़े बड़े पौधे हैं, अगर देखेंगे उसके परिप्रेक्ष्य में, जो गोभी है, बंदा गोभी है, उसके परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें है, जैसे अगर बैंगन का ही हम उदाहरण तौर पर लेते हैं, तो बैंगन को लगभग 70 से 80 लीटर पानी लगता है एक पौधे को मैच्योर होने में, कटाई के टाइम तक। लेकिन बाकी अगर जैसे सब्जियां देखें, गोभी है, बंदा गोभी या फूल गोभी है, उसमें लगभग 50 से 60 लीटर पानी पूरे लाइफ टाइम में पौधे को लगता है। तो उसके मतलब हर एक पौधे की मात्रा अलग अलग लगती है। और अगर सीज़न वाइज भी हम अगर देखें, तो जैसे गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो उस केस में हमें एक पौधे को एक दिन में लगभग 2 लीटर तक पानी देना पड़ सकता है। लेकिन पौधा जब छोटा रहता है, जो उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज, उसमें पहले 15 दिन तक पानी हमें कम देना पड़ता है, जैसे आधा लीटर या पौन लीटर तक पानी देने से भी काम चल जाएगा। जो पौधे हैं, जो छोटे हैं और जो बड़े हो रहे हैं, उनमें छोटे से होकर बड़े होने, तो जो उत्तरोत्तर उनमें विकास होता है, उसके दरमियान जल का प्रबंधन कैसे करें? वही हमने अभी बताया एक बात कि जैसे पौधे बढ़ते जाते हैं, पौधों की भूख भी बढ़ती जाती है। तो हमें यही देखना है कि पौधों को पानी शुरुआत में कम दें, विकास स्टेज में जब फ्लावरिंग होता है या फल बनने के टाइम आता है, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे हमने बताया, उस टाइम पे 2 लीटर तक पानी एक पौधे को, बैंगन को, टमाटर को चाहिए हो सकता है। और उसके बाद जो कटाई वाली स्टेज आती है, तो उस केस में भी पानी थोड़ा सा कम दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में आपसे एक बस यही चाहेंगे कि आप किसान भाइयों को कोई एक ऐसी सलाह देना चाहते हैं जल प्रबंधन के बारे में जो उनके लिए लाभकारी हो। इसके अलावा देखिए, अपने खेत में पानी जमा ना होने दे, कभी थोड़ा सा हो जाएगा तो उसको तुरंत निकाल दे, ताकि 2 दिन से ज़्यादा अगर पानी खेत में खड़ा हो गया तो उससे वाटर लॉगिंग से पौधों की उपज बहुत ख़राब, मतलब कम हो जाती है और क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो जाती है। दूसरा है, जो अत्याधुनिक तकनीकें हैं, टपकन सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, उनको इस्तेमाल में लाएं और अपनी उपज बढ़ाएं। हमारे वैज्ञानिक ने, माली साहब ने किस तरह से बताया कि जल का प्रबंधन कैसे करें और अपने फसलों से अधिक उत्पादन लें। डॉक्टर साहब, इस विषय पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, देखिए, मतलब इसमें हुआ कि जो फालतू पानी, देखिए पानी को बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जो फालतू पानी जो हम जैसे आर में पानी बहा दिए, वो बहुत ज़्यादा बह गया, पौधों की जरूरत है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा बह गया। तो उसका प्रबंधन करने से कम जल में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई मेरा होगा। हाँ, और कहा भी गया है कि जल ही जीवन है, जल बचाइए, जीवन बचाइए। हाँ। तो चलिए अब बातें कम करते हैं और लिए चलते हैं हमारे किसान भाई बहनों को IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान में हल्के बादल रहेंगे। हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर करीब 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह।
निचली जमीन यानी दोन एक खेत में रोपा गया धान तैयार हो गया है। किसान भाई जल्द से जल्द अपनी सुविधा अनुसार फसल की कटाई करें। तो किसान नवंबर के पहले सप्ताह में गेहूं की बुआई कर चुके हैं, वह अपने खेत में निकाई गुड़ाई करके सिंचाई करें। दलहनी फसलों की बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। तो किसान भाइयों, अभी आप जानकारी ले रहे थे IMD पुणे से, और ये जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अब हमें लगता है झुमकी बहन के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, तो अनुमति भी लेना होगा किसान भाइयों से। पहले पता तो बता दीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।